गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने रिवीजन के रूप में पाठ 1 वासुदेव शरण अग्रवाल का अध्ययन किया था। उसमें कुछ गद्यांशों का अध्ययन किया था और ठीक से उसमें कुछ बच्चों को लिखावट समझ में नहीं आ रही थी। तो इस कारण से ये दोबारा से वीडियो में इसमें पूरे पाठ के जो इम्पोर्टेंट पैराग्राफ्स हैं, महत्वपूर्ण गद्यांश, उनके प्रश्नोत्तर दिए जा रहे हैं जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। तो इनका ध्यान से अध्ययन करिए और कॉपी में अपने लिखिए इन्हें। आपको पूरा पाठ पहले ही पढ़ाया जा चुका है। जैसा कि पता है कि अब हम पुनरावृत्ति कर रहे हैं, तो केवल पूरा पाठ हम नहीं ख़त्म कर सकते इतने कम समय में अभी, और आगे सिलेबस भी बढ़ाना है। तो केवल महत्वपूर्ण गद्यांशों को ही हम पढ़ेंगे। राष्ट्र का स्वरूप। वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने किसी भी राष्ट्र के स्वरूप का मतलब होता है जो बाहरी उसकी रूपरेखा, जो आकृति, जो बनावट, वो तो उस स्वरूप को बनाने के लिए 3 चीज़ों का होना ज़रूरी बताया है। सबसे पहले तो पृथ्वी। कोई भी राष्ट्र बिना पृथ्वी के नहीं बन सकता। पृथ्वी नहीं होगी अगर, तो राष्ट्र की हम कल्पना कैसे करेंगे। और पृथ्वी हो, दूसरा अंग है मानव। पृथ्वी हो और वहाँ पर रहने वाले अगर लोग ना हो तो राष्ट्र बन ही नहीं सकता। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण है संस्कृति। अगर पृथ्वी हो, वहाँ मनुष्य भी हो, पर उनमें संस्कृति का अभाव हो, तो ठीक वैसे ही होगा जैसे कि किसी व्यक्ति का सिर कट गया हो, केवल धड़ हो। धड़ के रूप में वो कितने कार्य कर सकता है। या फिर हम कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से पूरी तरह से बीमार हो चुका है, उसका मस्तिष्क काम नहीं कर रहा है, ठीक वैसे ही संस्कृति विहीन व्यक्ति होता है। तो इसलिए इन 3 चीज़ों की अत्यंत आवश्यकता है किसी भी राष्ट्र के एक अच्छे स्वरूप के लिए, आदर्श स्वरूप के लिए। सबसे पहला अंग भूमि। भूमि के बारे में पढ़ते हैं। भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य। भूमि का निर्माण किसने किया? मनुष्य ने नहीं किया। अनंत काल से देवताओं ने उसका निर्माण किया। और वो कब से है, इसका कुछ सीमा इसकी केवल अनुमानित की जाती है। हम केवल जो भी खोजबीन हुई, जो रिसर्च हुई, जो भी शोध किए गए, उनमें केवल लगभग समय निकाला गया कि इतने समय पूर्व पृथ्वी का निर्माण हुआ। किंतु किसने किया? देवताओं ने। इसलिए इसके समय का निश्चित रूप से कह पाना मुश्किल है। इसके भौतिक रूप। भौतिक का अर्थ होता है बाहरी, जो हमें दिखाई दे रहा, पृथ्वी का जो ऊपरी सतह। भौतिक रूप, सौंदर्य, समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भौतिक रूप, इसकी जो पृथ्वी पर जो भी, चाहे वो वनस्पतियां हों, चाहे समुद्र हों या पहाड़ हों, जो भी इसकी सुंदरता को बढ़ाते हैं और समृद्धि को, इसको आर्थिक रूप से भी समृद्ध करते हैं पृथ्वी को, उनके प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। क्योंकि जब हम उनके बारे में जानकारी रखेंगे, उन विकास के लिए कार्य करेंगे, विकसित करने के लिए कार्य करेंगे, सुधार के उपाय करेंगे, तभी हमारे देश की उन्नति हो पाएगी। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे, यहाँ पर जागृत टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा जागृत कर लीजिएगा, री काट के नीचे रा, जागृत होंगे, उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। लेखक कहना चाहता है यहाँ पर कि हम पृथ्वी के पार्थिव का अर्थ होता है पृथ्वी से जुड़ा हुआ जो ऊपरी भाग है, जो हमें दिखाई देता है। पृथ्वी के अंदर का भाग, जो अंदर सतहें हैं, वो हमें नहीं दिखाई देती हैं। रसातल, पतन और तलातल, अतल, वितल, तब पाताल, 5 सतहें और हैं, वो हमें नहीं दिखाई देती हैं। तो जितना हम इसके ऊपरी जो भी हमें दिखाई दे रहा है उसके प्रति सजग होंगे, सावधान होंगे, सतर्क रहेंगे, उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। अर्थात हमारे अंदर जो राष्ट्रीयता की भावना है, देशभक्ति की भावना है, वो उतनी अधिक मजबूत हो सकेगी। ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी, वह निर्मूल होती है। निर्मूल।
राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा, जितनी अधिक जुड़ी होंगी। यही कारण है कि बहुत से ऐसे छात्र हैं, बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर या और अन्य व्यवसायों से जुड़े हुए हैं, वो अपने देश में ही रहकर देश की उन्नति के लिए कार्य करना चाहते हैं। उसका एकमात्र कारण होता है कि उनकी जड़ें अपने देश के साथ, अपनी राष्ट्रीयता के साथ, मातृभूमि के साथ लगाव उनका अधिक होता है। और कुछ लोगों के नहीं इतना अधिक होता है, तो वो केवल पैसे को महत्व देते हैं और अपने देश में पढ़ाई करने के बाद दूसरे देशों में जाकर वो उन्नति करते हैं। तो वो केवल अपनी उन्नति के लिए सोचते हैं, देश की नहीं। पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत का अर्थ है आदि से लेकर अंत तक जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। हमें क्या करना होगा इसके लिए? पृथ्वी की आदि से अंत तक, पृथ्वी के अंदर कौन से खनिज पाए जाते हैं, कहाँ पर कौन सी धातु पाई जाती है, कहाँ ज्वालामुखी है, कहाँ जल है, तो इस तरह से जब हम अपने राष्ट्र के साथ जुड़ जाएंगे, हृदय से जुड़ जाएंगे, तब हम ये सब कार्य अपने आप करने लगेंगे। अब इस गद्यांश पर आधारित प्रश्न हैं कुछ। गद्यांश को पढ़ा आपने, अब प्रश्नों के उत्तर। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है तथा इसके लेखक कौन हैं? उत्तर दिए गए हैं। प्रस्तुत गद्यांश राष्ट्र का स्वरूप पाठ से लिया गया है तथा इसके लेखक, यहाँ पर का कुछ टाइपिंग मिस्टेक्स हैं, उनको सही कर लीजिएगा। लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किस बात पर बल दिया है? प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने राष्ट्र या देश के प्रथम महत्वपूर्ण अंग, यहाँ पर अंग लिखना है, अंग भूमि या धरती के रूप में उपयोगिता एवं महिमा के प्रति सतर्क रहने तथा उसे समृद्ध बनाने की बात पर बल दिया है। ये पूर्ण विराम हटा दीजिए। लेखक ने हमारे कर्तव्य के प्रति क्या विचार प्रस्तुत किए हैं? लेखक के अनुसार यह धरती या भूमि अनंत काल से है, जिसका निर्माण देवताओं ने किया। इस भूमि के भौतिक स्वरूप, उसके सौंदर्य एवं समृद्धि के प्रति सतर्क एवं जागरूक रहना हमारा परम कर्तव्य है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीयता की भावना कब निर्मूल मानी जाती है? लेखक के अनुसार हमारी समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी वस्तुतः पृथ्वी या धरती है। कोई भी राष्ट्रीयता यदि अपनी धरती से नहीं जुड़ी तो उस राष्ट्रीयता की भावना को निर्मूल एवं निराधार, जो राष्ट्रीयता अपनी धरती से नहीं जुड़ी है उसको क्या मानना चाहिए? निराधार, बिना आधार के, केवल दिखावा मात्र मानना चाहिए, उसकी कोई जड़ नहीं है। निर्मूल और पल्लवित शब्दों में क्रमशः, देखिए प्रश्न जब से ये यूपी बोर्ड का पैटर्न चेंज हुआ है, पहले केवल गद्यांश आता था, उस गद्यांश का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और साहित्यिक सौंदर्य लिखना होता था, और अब गद्यांश से 5 प्रश्न उत्तर दिए होते हैं 2-2 अंक के, जो कहा जाए तो पहले की अपेक्षा सरल है ये तरीका। उसी गद्यांश में से आपको उत्तर छांटने हैं, किंतु गद्यांश में से कुछ ऐसे प्रश्न दे दिए जाते हैं, किसी शब्द का अर्थ पूछ सकते हैं, अनेकार्थी पूछ सकते हैं, उपसर्ग प्रत्यय पूछ सकते हैं, संधि पूछ सकते हैं, समास पूछ सकते हैं, कुछ भी व्याकरण का कोई भी जो शब्द भंडार में से जितने भी आते हैं कुछ भी पूछ सकते हैं, तो इसलिए आपको उनकी जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पूछा गया है निर्मूल और पल्लवित शब्दों में क्रमशः उपसर्ग और प्रत्यय छांट कर लिखिए। निर्मूल में निर उपसर्ग है, प्रत्यय नहीं लगा है इसमें, मूल इसका मूल शब्द है और निर उपसर्ग। पल्लवित में पल्लव मूल शब्द है और इत प्रत्यय लगा है, इसमें उपसर्ग नहीं लगा। तो ये हो गया। इसके बाद हम पढ़ते हैं अगला। दूसरा गद्यांश, पृथ्वी और आकाश के बीच जो सामग्री भरी पड़ी है, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में जो जलचर एवं रत्नों की राशियां हैं, उन सबके प्रति चेतना और स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए। केवल पृथ्वी के ऊपर से ही नहीं, लेखक कहता है कि पृथ्वी और आकाश के बीच में जितना भी जो कुछ भी है, पृथ्वी से आकाश के बीच में हमें लगता खाली है, कुछ भी नहीं है, परंतु अध्ययन किया जाए तो अध्ययन क्षेत्र में इसके बहुत सारी चीज़ें आती हैं। पृथ्वी के चारों ओर जो अथाह सागर फैला है, पृथ्वी के अंदर या समुद्र में जो रत्न पाए जाते हैं,
रत्नों का भंडार जो भंडार है, उन सब की जानकारी एक नागरिक को होनी चाहिए। जो भी अपने देश से लगाव रखता है, देश से प्रेम है, जिसके मन में राष्ट्रीयता की भावना है, उसे इन सब की जानकारी रखनी चाहिए, कर्तव्य है उसका। उन सब के प्रति चेतना और स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए। केवल एक व्यक्ति में नहीं, पूरे राष्ट्र में ये भाव होना चाहिए। उनका स्वागत करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। किसका स्वागत? कि जो हमें जानकारियाँ मिल रही हैं, हमें उनमें जुटाने के लिए चेतना, अर्थात हम अपने आप से एक इंग्लिश में जैसे हम कहेंगे अवेयर हों, और बहुत ही खुले दिल से हम उसका स्वागत करें। राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में उन सबके प्रति जिज्ञासा की नई किरणें जब तक नहीं फूटती, तब तक हम सोए हुए के समान हैं। ध्यान से सुनिएगा इस लाइन को, कि राष्ट्र के नवयुवकों, देखिए जो नवयुवक हैं, राष्ट्र के युवाओं के बल पर ही राष्ट्र उन्नति करता है। ये बात सत्य है। उसी के आधार पर यहाँ कहा लेखक ने कि राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में उन सब के प्रति, किन सब के? जो ऊपर हमने पढ़ा, उन सब के प्रति जिज्ञासा के जब तक नई किरणें, मतलब जब तक उनके मन में जानने का भाव नहीं जागता है, तब तक ये समझ लीजिए कि हम सुषुप्तावस्था में सोए हुए के समान हैं। विज्ञान और उद्यम, उद्यम का अर्थ है परिश्रम। विज्ञान ने तरक्की की है, जिससे बहुत नई नई तकनीकें आ गई हैं, और साथ में परिश्रम, दोनों को अगर मिला दें तो राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया ठाठ खड़ा करना। ये कार्य प्रसन्नता, उत्साह और अथक परिश्रम के द्वारा नित्य आगे बढ़ाना है। हमारा ध्येय हो कि राष्ट्र में जितने हाथ हैं, उनमें से कोई भी इस कार्य में भाग लिए बिना रीता ना रहे। रीता ना रहे मतलब खाली ना रहे। लेखक कहता है कि उद्देश्य होना चाहिए कि विज्ञान और परिश्रम दोनों मिलकर देश की उन्नति के लिए आगे बढ़े, और देश में जितने भी व्यक्ति हैं, जितने हाथ हैं का मतलब जितने व्यक्ति हैं, हर व्यक्ति का इस उन्नति में योगदान होना चाहिए। अब इस गद्यांश के प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न तो वही होगा कि लेखक और पाठ का नाम बताना है। तो पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम है वासुदेव शरण अग्रवाल। राष्ट्रीय चेतना में भौतिक ज्ञान विज्ञान के महत्व को स्पष्ट कीजिए। लेखक के अनुसार राष्ट्रीयता की भावना केवल भावनात्मक स्तर तक नहीं होनी चाहिए, मतलब हम केवल बातें ना करें कि हमें अपने देश से बहुत प्रेम है, हम देशभक्त हैं, ये केवल भावनात्मक रूप से नहीं, बल्कि भौतिक ज्ञान विज्ञान के प्रति जागृति के स्तर पर भी होनी चाहिए। क्योंकि पृथ्वी एवं आकाश के बीच विद्यमान नक्षत्र, समुद्र में स्थित जलचर, खनिजों एवं रत्नों का आदि का ज्ञान भी भौतिक ज्ञान विज्ञान राष्ट्रीय चेतना को सुदृढ़ बनाने हेतु आवश्यक होता है। लेखक ने राष्ट्र की सुप्त अवस्था, सुप्त का अर्थ है सोई हुई, कब स्वीकार की है? तो अभी आपको बताया कि जब तक राष्ट्र के नवयुवक जिज्ञासु और जागरूक नहीं होंगे, तब तक राष्ट्र को सुप्तावस्था में ही माना जाना चाहिए। विज्ञान और श्रम के संयोग से राष्ट्र प्रगति के पथ पर कैसे अग्रसर हो सकता है? लेखक के अनुसार विज्ञान और परिश्रम दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए। दोनों अगर मिल जाएं तो हर काम संभव है। तभी किसी राष्ट्र का भौतिक स्वरूप उन्नत बन सकता है। अर्थात विज्ञान का विकास इस प्रकार हो कि उससे श्रमिकों को हानि ना पहुंचे, मतलब लोगों से रोजगार ना छिन जाए। इस प्रकार विज्ञान का विकास होना चाहिए। उनके कार्य, बल्कि ऐसा हो कि नई नई तकनीकें आएँ जिससे कि श्रमिकों को और अधिक रोजगार मिले, बल्कि और वो कार्य कुशल बन सकें। ये कार्य बिना किसी दबाव के हो और सर्वसम्मति। इस प्रकार कोई भी राष्ट्र प्रगति कर सकता है। लेखक के अनुसार राष्ट्र समृद्धि का उद्देश्य कब पूर्ण नहीं हो पाएगा? लेखक के अनुसार राष्ट्र समृद्धि का उद्देश्य तब तक पूर्ण नहीं हो पाएगा जब तक देश का कोई भी नागरिक बेरोजगार होगा, क्योंकि राष्ट्र का निर्माण एक एक व्यक्ति से होता है। यदि एक भी व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलेगा तो राष्ट्र की प्रगति अवरुद्ध हो जाएगी। बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, अगर ये दूर हो जाती है तो राष्ट्र समृद्ध हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पिछले में उपसर्ग प्रत्यय पूछा था, अब यहाँ पर संधि पूछी है। स्वागत का संधि विच्छेद करते हुए सुआगत यण संधि है। अगला गद्यांश है, माता अपने पुत्रों को समान भाव से चाहती है, इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर हैं। लेखक कहते हैं कि माता, कोई भी माँ हो, उसके चाहे एक संतान हो या चार, वो सभी को समान भाव से, जितना प्रेम एक संतान को करती है उतना ही चार में भी वो सबको बराबर स्नेह करती है। इसी प्रकार धरती माता है। धरती माता हर व्यक्ति, किसी के साथ भेदभाव नहीं करती कि अमीर को अधिक गरीब को कम, ऐसा कुछ नहीं है। उसके लिए पृथ्वी पर रहने वाला हर व्यक्ति बराबर है, ऊंच नीच का कोई भाव नहीं है। जो मातृभूमि के उदय के साथ जुड़ा है वह समान अधिकार का भागी है। जो उस पृथ्वी पर, उस देश की भूमि पर निवास कर रहा है, नागरिक है वहाँ का, और अपने देश के प्रति लगाव रखता है, तो उसे समान अधिकार है। पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है।
यहाँ पर है कर लीजिए। पर्वत, नगर और जनपद, शहर, यहाँ पर शहर करना है। शहर और गांव, जंगल और पर्वत नाना प्रकार के जनों से भरे हुए हैं। हर जगह मानव बसा हुआ है। ये जन अनेक प्रकार की भाषाएं, अनेक धर्मों को मानने वाले, फिर भी ये मातृभूमि के पुत्र हैं। हमारे भारत देश में सबसे बड़ा उदाहरण इसका देखा जा सकता है कि हमारे देश में जितने राज्य हैं उतनी ही भाषाएं लगभग बोली जाती हैं और उतने ही करीब जितने पूरे विश्व में धर्म हैं वो सभी धर्म भारत में पाए जाते हैं। फिर भी भारतवासी एक हैं। सभी वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ यहाँ रहते हैं और मानते हैं कि ये सभी भारत माता के पुत्र हैं। इस कारण उनका सौहार्द भाव अखंड है। उनका जो आपसी भाईचारा, आपसी प्रेम है वो अखंड है, उसे कोई नहीं तोड़ सकता। सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि से जन एक दूसरे के आगे पीछे हो सकते हैं। हो सकता है सभ्यता में आर्थिक दृष्टि से या विकास की दृष्टि से हो सकता है कि एक दूसरे से आगे पीछे, कोई कम हो कोई ज़्यादा हो, कोई अधिक पढ़ा लिखा हो कोई कम पढ़ा लिखा, कोई अमीर हो कोई गरीब हो, किंतु जो मातृभूमि के साथ संबंध है, अब ये नहीं हम कह सकते कि जितना प्रेम से सीमा पर रहने वाला एक सिपाही करता है अपने देश से और उस जो देश के अंदर रहने वाले लोग हैं वो प्रेम नहीं करते, ऐसा नहीं है। सभी समान रूप से अपनी मातृभूमि को, जो वास्तव में मातृभूमि के प्रति लगाव रखते हैं, उनके मन में उतना ही प्रेम सम्मान होता है। कोई भी उनमें भेदभाव उत्पन्न नहीं कर सकता। पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए पृथ्वी जाति देखकर स्नेह नहीं देती कि जाति अगर ऊंची है तो उसको अधिक उसकी जो भूमि है वो अधिक उर्वरा हो, ऐसा कुछ नहीं है। समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है। समन्वय का मार्ग से मतलब मिलजुल कर आगे बढ़ने से जो प्रगति है, उन्नति है, वो सबको एक जैसा अधिकार मिला है यहाँ पर। अब पहला प्रश्न वही होगा सभी में, सभी गद्यांशों में, पाठ का नाम और लेखक का नाम। प्रस्तुत गद्यांश में माता और पृथ्वी की समानता किस आधार पर की गई? प्रस्तुत गद्यांश में माता और पृथ्वी के मध्य समानता प्रकट करते हुए कहा गया है कि जिस प्रकार माता अपने सभी पुत्रों को समान भाव से स्नेह करती है तथा सबके सुख दुख में साथ रहती है, उसी प्रकार पृथ्वी भी अपने सभी पुत्रों अर्थात पृथ्वीवासियों को, जिसमें सभी छोटे बड़े प्राणी शामिल हैं, प्यार देती है, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने में सहयोग देती है। प्रगति और उन्नति करने का अधिकार सबको एक जैसा है, इसका क्या आशय है? प्रस्तुत पंक्ति से लेखक का आशय है कि व्यक्ति अमीर हो या गरीब, प्रगतिशील हो या पिछड़ा, आपको समझाया जा चुके हैं, फिर भी मैं उत्तर बता दे रही हूँ। सभी में मातृभूमि के लिए समान प्रेम भाव होता है। संसार के समस्त प्राणियों को प्रगति एवं उन्नति करने के लिए मातृभूमि समान अवसर प्रदान करती है तथा इनकी समन्वय की भावना ही राष्ट्र की उन्नति व प्रगति का आधार होती है। वाह! गद्यांश में मातृभूमि की सीमाओं को अनंत क्यों कहा गया? गद्यांश में मातृभूमि की सीमाओं को अनंत इसलिए कहा गया है क्योंकि इसके निवासी अनेक नगरों, शहरों, जनपदों, गांवों, जंगलों, पर्वतों में बसे हुए हैं। भिन्न भिन्न स्थानों पर रहने वाले व्यक्ति अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, भिन्न भिन्न धर्मों को मानते हैं, परंतु वे सब एक ही धरती माता के पुत्र हैं। प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से क्या संदेश मिलता है? प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने राष्ट्र के विभिन्न महत्वपूर्ण अंगों का विवेचन करते हुए हमें संदेश दिया है कि समानता का व्यवहार करते हुए हमें अपनी धरती माता की निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए। मातृभूमि शब्द का समास विग्रह करते हुए भेद लिखें। समास आपने छोटी कक्षाओं में पढ़े हैं, जूनियर में, और 10th तक भी पढ़े हैं। मातृभूमि शब्द दिया है तो समास, मुख्यतः हम समास का नाम उसके विग्रह के आधार पर निर्धारित करते हैं। यहाँ विग्रह किया माता की भूमि तत्पुरुष समास, और अगर हम मातृभूमि भूमि रूपी माता करेंगे तो कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, विग्रह के आधार पर। वैसे ये माता की भूमि। अगला है राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है वो है संस्कृति, देश में रहने वाले लोगों की संस्कृति। जन का अर्थ है लोग। मनुष्यों ने युगों युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है। एक बात ध्यान रखिएगा, जितने भी इस वीडियो में गद्यांश दिए जा रहे हैं ये अति महत्वपूर्ण हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र है। कबंध होता है सिर कटा हुआ धड़।
लेखक कहता है कि मनुष्य ने ये सभ्यता एक दिन में नहीं बनी। जो भी हमारे पास है विकसित अविकसित जो भी सभ्यता है वो युगों युगों से, जैसे कि हिमालय को एक एक कण करके निर्माण हुआ हिमालय का, एक एक कण मिट्टी का मिला, उसमें नदियों का जल मिला, नदियाँ बहाकर मिट्टी लाई। उसी प्रकार इस सभ्यता में कितने ही धाराएं, कितनी ही कण मिले हैं, तब जाकर इस सभ्यता का निर्माण हुआ। और ये मनुष्य के जीवन की जैसे सांस हटा दी जाए, सांस है एक तरह से, मनुष्य के जीवन की सांसें हैं ये, इसी से मनुष्य जीवित है। अगर संस्कृति हटा दें तो केवल सिरकटे हुए धड़ के समान है। संस्कृति जन का मस्तिष्क है। मनुष्य शरीर में सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है मस्तिष्क। अगर किसी का ब्रेन, मस्तिष्क हटा दिया जाए तो वो व्यक्ति कैसा है, कुछ भी नहीं कर सकता वो। उसी प्रकार संस्कृति मस्तिष्क है। संस्कृति हटा दी जाए तो मानव जीवन व्यर्थ है, पशु के समान होगा। संस्कृति के विकास और अभ्युदय का अर्थ है उन्नति के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। जीवन के विटप का पुष्प संस्कृति है। विटप का अर्थ है वृक्ष। अगर जीवन एक वृक्ष है तो पुष्प क्या है, उस पर कोई भी वृक्ष बिना पुष्पों के सुंदर नहीं लगता। तो संस्कृति उस वृक्ष के पुष्प हैं जो सुंदरता को बढ़ाते हैं, मानव जीवन को सुंदर बनाते हैं। संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में, सौरभ का अर्थ है सुगंध, राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा। पारस्परिक मतलब ज्ञान और कर्म जब दोनों आपस में मिल जाते हैं और उनसे जो प्रकाश होता है वही संस्कृति है। भूमि पर बसने वाले जन ने ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा, कर्म के क्षेत्र में जो रचा, दोनों के रूप में हमें राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन मिलते हैं। प्रत्येक जाति अपनी अपनी विशेषताओं के साथ इस युक्ति को निश्चित करती है और उससे प्रेरित संस्कृति का विकास करती है। इस दृष्टि से प्रत्येक जन की अपनी अपनी भावना के अनुसार पृथक पृथक संस्कृतियाँ राष्ट्र में विकसित होती हैं, परंतु उन सब का मूल आधार पारस्परिक सहिष्णुता होता है। एक दूसरे को सहन करना, मतलब एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाना। समन्वय का अर्थ है मिलजुल कर रहना, निर्भर है। अब इसके बाद हम इस गद्यांश के प्रश्नोत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न फिर से मैं बता दूं, वही है पाठ का नाम, लेखक का नाम। इसके बाद लेखक के अनुसार राष्ट्र का तीसरा महत्वपूर्ण अंग क्या है। तो लेखक ने भूमि और जन के बाद तीसरा महत्वपूर्ण अंग बताया है संस्कृति को। मनुष्य ने युगों युगों से जिस सभ्यता का निर्माण किया वे राष्ट्र के लोगों के लिए जीवन की श्वास के समान है, क्योंकि संस्कृति के अभाव में राष्ट्र के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लग सकता है। संस्कृति से क्या अभिप्राय है। संस्कृति मनुष्य के मस्तिष्क में निर्मित वह व्यवस्था है जिसके आधार पर परस्पर सह अस्तित्व रखते हुए विभिन्न क्षेत्रों में विचारों, भावनाओं, संवेदनाओं, मूल्यों, रीति रिवाजों, परंपराओं का एक दूसरे के साथ आदान प्रदान होता है तथा सामूहिक जीवन संभव हो पाता है। राष्ट्र की उन्नति में संस्कृति का महत्व स्पष्ट कीजिए। राष्ट्र की उन्नति में संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि संस्कृति के विकास एवं अभ्युदय के फलस्वरूप राष्ट्र के लोगों के मस्तिष्क का विकास होता है, जिससे राष्ट्र की उन्नति एवं वृद्धि संभव हो पाती है। जीवन के विटप का पुष्प संस्कृति है से लेखक का क्या अभिप्राय है। जिस प्रकार वृक्ष का संपूर्ण सौंदर्य, उस महिमा उसके पुष्प में ही निहित होती है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य के जीवन रूपी वृक्ष का संपूर्ण सौंदर्य, महिमा, सौरभ संस्कृति रूपी पुष्प में निहित है। जीवन के गौरव, चिंतन, मनन, सौंदर्य बोध में ही संस्कृति प्रतिबिंबित होती। प्रतिबिंबित का अर्थ है दिखाई देती है। कैसे हमें संस्कृति, कोई उसका शक्ल तो नहीं है ना जो देख लेंगे हम, मनुष्य तो है नहीं कोई। संस्कृति हमें कैसे में दिखाई देती, जो जीवन का गौरव है, जो हम अच्छे कार्य करते हैं उनसे जो यश फैलता है, जो हम विचारों का चिंतन करते हैं, मनन करते हैं और उनको अपने कार्यों के द्वारा, अपने आचरण में, व्यवहार में जो सुंदरता लाते हैं, वही उसी के रूप में संस्कृति दिखाई देती है। विटप तथा पुष्प शब्दों के 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो विटप के वृक्ष, पेड़, वट, वट की जगह पर और भी कुछ कर सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है। वट बरगद का होता है। पुष्प, फूल, कुसुम, सुमन, तरु कर लीजिए यहाँ पर, तरु, ठीक है। तो ये पाठ हमारा हो गया। अब इसके बाद कल हम अगले पाठ का अध्ययन करेंगे। जो भी आपको ना समझ में आए पूछ सकते हैं। धन्यवाद।